रेडी। सो आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। प्रैक्टिस हम लोग नहीं करेंगे। आज का जो क्लास है थ्योरी क्लास है। एक्चुअली आधे घंटे के क्लास में आप लोगों को टोटल परफेक्शन बताना और समझाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिसेस के साथ। तो इसलिए आज 10वें दिन ये स्पेशल क्लास रखा गया है। स्पेशल क्लास का मेन जो आप लोग को बताने का मतलब टॉपिक है, मेन जो मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ, वो है लेंथ ऑफ ब्रीथ। लेंथ ऑफ ब्रीथ कैसे इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल का क्या रोल है। ठीक है, हमारे नाक में दो है, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल है, बट हम लोग कभी सोचे नहीं कि इन दोनों का क्या यूज़ हो सकता है या फिर ऐसा क्यों है। और छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा एंड में प्राणायाम का। तो ये आज के मुख्य टॉपिक है। ओके, सो लेंथ ऑफ ब्रीथ। ओके, सो नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट जो होता है एक स्वस्थ आदमी का, वो 12 से 16 सांस पर मिनट होता है। ओके, 12 से 16 सांस पर मिनट मीन्स ये 4 सेकंड से 5 सेकंड आपका इनहेल और एक्सेल का ऊपर है। तो 2 सेकंड इनहेल, 3 सेकंड एक्सेल, या फिर 2 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड एक्सेल किए, तो ये 4 सेकंड पर रिस्पिरेशन हो रहा है, जो कि ट्रांसलेट होता है आपका 12 सांस पर मिनट में। ठीक है, तो आप बताइए, ये हमारा जो है श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम लोग 2 मिनट सांस लेते हैं सिर्फ, तो ये सांस हमारे कहाँ तक पहुँचेगी। मान लीजिए जो लंग्स है वो यहाँ से भी मान लीजिए फैल रही है आपके रिब केज के पास से। 1 मिनट। ओके, सो रिब केज के पास भी अगर एक्सपेंड हो रही है तो आपकी सांस जो है गले तक ही पहुँचेगी। तो 2 सेकंड का सांस इनफ नहीं है स्वस्थ रहने के लिए। मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, वो होता है डायफ्राम। जो कि डायफ्राम आप जानते हैं, डायफ्राम होता है आपके जो लंग्स के नीचे है। ओके, ये डायफ्राम होता है। और उसके बाद रिब केज मसल्स जो हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, वो मसल्स यूज़ होते हैं। रिब केज मसल्स होते हैं ये, ओके, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो जो आपके रिब केज के जो बोन्स हैं उसके बीच का जो मसल्स है, उनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। और एब्डोमिनल मसल्स जो हमारे एब्स वगैरह हैं, वो भी हमारे ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो जब हम लोग का डायफ्राम नीचे जाता है और पेट आगे निकलता है, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है, जिससे लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स में हम लोग का जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है यहाँ। ओके, और उसके बाद जब हम लोग रिब केज को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, तो हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। और जब हम लोग शोल्डर्स को ऊपर उठाते हैं तो हमारे अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थॉरसिक ब्रीदिंग और कैल्विकुलर ब्रीदिंग होता है। कंप्लीट मिला के योगिक ब्रीदिंग होता है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फैक्ट्स देखिए, ब्रीदिंग ऑल्सो टेक्स एनर्जी। ब्रीदिंग में भी एनर्जी लगती है, कैलोरी बर्न होता है ब्रीथ करने से भी सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रीदिंग में आपको एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी इसलिए लगती है क्योंकि ब्रीदिंग में भी मसल्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रीदिंग में आपको एनर्जी नहीं लगती और ये स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। ओके, मतलब स्वचालित प्रक्रिया है, बट इसमें एनर्जी लगती है। ब्रीदिंग शुड बी डीप एंड रिलैक्स। हमारी जो सांस है वो गहरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और रिलैक्स मैनर में होनी चाहिए। गहरी मीन्स जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं वो मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी का यूज़ करें लंग्स का, ये होता है डीप। और रिलैक्स मतलब हमारी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट नहीं होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन है लंग्स का, वो रिलैक्स मैनर में होनी चाहिए। उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। और रिलैक्स मैनर में ब्रीदिंग करेंगे तभी हमारा जो श्वसन है 1 मिनट में 15 सेकंड जाएगा। 1 मिनट में 15 बार जाएगा डीप और रिलैक्स रहने से। अगर हम लोग डीप नहीं करेंगे, शॉर्ट ब्रीदिंग करेंगे और रिलैक्स नहीं रहेगा ब्रीदिंग, तो 1 मिनट में 20-25 तक चल जाएगा हम लोग का जो ब्रीथ रेट है। ओके, एक्सेल शुड बी लॉन्गर देन इनहेल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो लंग्स है, देखिए 1 मिनट, हमारे जो लंग्स हैं ये स्पंज के रूप में होते हैं। मीन्स ये एक स्पंज के रूप में, जब हम लोग कभी स्पंज से किसी चीज़ को साफ करते हैं उसके बाद उसको नल में धोते हैं, तो उसको पूरी तरह से निचोड़ना पड़ता है, राइट, तभी वो पूरी तरह से साफ होता है। अगर हम उसको पूरी तरह से नहीं निचोड़ेंगे तो वो क्लीन नहीं होगा। तो उसी तरह से हमारे लंग्स भी, अगर हम हमारे लंग्स को
पूरी तरह से एक्सेल नहीं करेंगे, पूरी तरह से लंग्स को कंप्रेस नहीं करेंगे, तो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में ही रह जाता है। इसलिए जो एक्सेल होता है हमेशा इनहेल से लॉन्गर होना चाहिए, मतलब जितना हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग को छोड़ना है सांस। ओके, ये याद रखिएगा पॉइंट। नेक्स्ट है ब्रीदिंग इज कनेक्टेड टू माइंड। ओके, ब्रीदिंग इज कनेक्टेड टू माइंड मीन्स आप लोग हमेशा प्रैक्टिस कीट में देखते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आपने श्वास की अवस्था को देखिए, अगर आपकी श्वास नहीं चल रही है या फिर श्वास शांत है तो आपका दिमाग भी शांत है। इसका सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मान लीजिए अभी आपका ध्यान भटकता होगा। ओके, कहीं भी हो सकता है, आप अपना ऑफिस का सोचते हो, अपना घर का सोचते हो, या कुछ भी और सोचते हो। बट मैं अगर आपको कहूँ कि आपने सांस को रोक लीजिए, सांस को होल्ड कर लीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आप मतलब कोशिश कर सकते हैं तब तक आपका ध्यान भटकेगा। एक टाइम आएगा कि आपका पूरा फोकस अपने सांस पे रहेगा कि कब मैं सांस लूँ। तो ब्रीदिंग डायरेक्टली माइंड पे कनेक्ट है, इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैनी उपनिषद, वेदास और संहिता। बहुत सारे वेदास, उपनिषद और संहिता में के श्लोक्स में कहा गया है कि जो इंसान की आयु है वो 100 साल है। 100 साल कैसे है, देखिए ब्रीथ लेंथ का कंपैरिजन, अगर हम 15 पर मिनट सांस लेते हैं, 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, मतलब 900 बार लेते हैं 1 घंटे में, 21,600 एक दिन में लेते हैं। उसी तरह से ये साल, और उसी तरह से 100 साल तक मान लीजिए इतनी सांसें होती है। अगर हम सेम ब्रीदिंग 18 बार ले पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में 18 बार सांस ले छोड़े, तो 900 से बढ़ के ये 1080 पर आवर हो जाती है। ओके, उसके बाद 25,920 पर डे, उसी तरह पर ईयर। और जो हमारे मैक्सिमम जो ब्रीद हम लोग को मिली है, ऐसा कहा जाता है वेदास उपनिषद में कि हमारी जो सांसें हैं वो गिन के मिली है। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है। ओके, आप चाहे तो उसको एक दिन में ख़त्म करिए या फिर एक महीने में खर्च करिए, और रुपए आपको दिए गए हैं। उसी तरह से हमारी सांसें भी हमको गिन के दी गई हुई है, हमें इतनी सांसें दी गई हुई हैं। अगर हम इन्हें चाहे तो 100 साल में ख़त्म करें, या फिर 80 साल में, या 70 साल में, या चाहे तो 50 साल में। ओके, सो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने सांसों को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम सांस लेते हैं 18 पर मिनट तो हमारी आयु जो है 83 में जाएगी। अगर हम सांस लेते हैं 20 टाइम्स पर मिनट तो हमारी आयु जो है 75 ईयर्स में हो जाएगी। ये सब एक लमसम है, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्ट्स भी हैं, जो पोल्यूशन वगैरह है, जो मिलावट वगैरह है, खाने का, पानी का क्वालिटी, एयर का क्वालिटी, इस पर भी डिपेंड करता है। बट ये एक ब्रीदिंग का कैलकुलेशन है। ठीक है, सो रिस्पिरेशन जो है पर मिनट वो बहुत मैटर करता है इस बात के लिए। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपकी श्वास की लंबाई, आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं, ये आप मुझे बताइए। क्योंकि इस जो रूटीन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका मेन पर्पस है ब्रीदिंग का लेंथ को बढ़ाना। ठीक है, तो श्वास की लंबाई आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से आपकी आयु रहेगी। और इसी टेक्निक से जो हम लोग पुराने ज़माने में सुनते थे कि भीष्म पितामह इतने साल तक जिए, 800 साल तक, 1000 साल तक, तो वो लोग क्योंकि प्राणायाम जानते थे। प्राणायाम का जो मीनिंग होता है वो प्राण का लेंथनिंग, मतलब जो श्वास की लंबाई को बढ़ाना होता है प्राणायाम का मीनिंग। तो वो लोग प्राणायाम करते थे, प्रॉपर प्राणायाम करते थे, तो 1 मिनट में 4 बार या 2 बार सांस लेते थे, इसलिए उनकी आयु उस तरह से थी ज़्यादा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा ब्रीदिंग का लेंथ का जो वैल्यू है उसको, कि कैसे वो मैटर करता है। अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल कैसे मैटर करता है। हमारे जो राइट नॉस्ट्रिल है, ओके, राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी होती है। जो हमारा बॉडी है एक्चुअली, वो उसमें जो प्राणवाहक नाड़ी है, हमारे बॉडी में 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं शिव संहिता के अनुसार, और हठयोग प्रतिपक के अनुसार 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो इनमें से कुछ नाड़ियाँ मुख्य है, 10 नाड़ी जो 10 छिद्र से होकर गुजरती है। उसमें से 3 नाड़ी मेन है, उसमें से है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ओके, सो ईड़ा जो है वो आपकी लेफ्ट नाड़ी है, पिंगला जो है वो आपकी राइट नाड़ी है, और सुषुम्ना जो है ये सेंट्रल पाथ है। ये पिंगला जो है जब आपकी नाइट नॉस्ट्रिल चलती है, राइट नॉस्ट्रिल, तब वो एक्टिवेट रहती है पिंगला नाड़ी। और ईड़ा जो है वो जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपकी ब्रीदिंग चलती है तब वो एक्टिवेट होती है। और जब ये दोनों बैलेंस होती है तब ये सुषुम्ना में चलती है आपकी जो प्राण है। ओके, सो पिंगला पिंगला
जो है वो हीटिंग पर नेचर का है, आपके बॉडी में ऊष्मा को बढ़ाता है। और जो पिंगला ईड़ा जो है वो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ का है, आपके बॉडी में कूलिंग को बढ़ाता है। देखिए इसका रेफरेंस लिया गया है शिव स्वरोदय से। ओके, शिव स्वरोदय शिव संहिता का एक पार्ट है और इसमें भगवान शिव पार्वती जी को इस स्वर विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। इसमें टोटल 395 सूत्रा से 395 सूत्रा में सांख्य योग दिया गया है, साथ ही ब्रीदिंग के बारे में बहुत कुछ दिया गया है जिसमें ये स्वर योग भी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल के बारे में। सो इसका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन कैसे होगा? कल मैंने आप लोगों को कहा था कि कल का टास्क था कि आपका कौन सा काम करते वक्त कौन सा नॉस्ट्रिल चलता है। ठीक है, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आपका राइट नॉस्ट्रिल चलता है तो आपका बॉडी में जो एसिडिक नेचर का हार्मोन है वो सेक्रेट होता है। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तो आपके बॉडी में जो अल्कलाइन नेचर का हार्मोन है वो सेक्रेशन होता है। जब हमारा राइट नॉस्ट्रिल है चलता है तो हमें भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिडिक जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। और जो पानी होता है वो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ का होता है। इसलिए जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तब हमें पानी पीना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसी वक्त पीना है, बट जब ऑटोमेटिकली आपको प्यास लगी हो तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलेगा, ये आपको नोट करना है। जब आपको भूख लगी हो कभी भी तो आपको नोटिस करना है कि आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप खाना खाएंगे और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप पानी पिएंगे तो आपको कभी भी इंडाइजेशन का समस्या नहीं होगा और एसिडिटी की समस्या नहीं होगा। अगर उल्टे, अगर आप राइट नॉस्ट्रिल के वक्त पानी पी लिए और लेफ्ट के वक्त खाना खा लिए तो क्या होगा? राइट के वक्त अगर पानी पिएंगे तो आपका जो डाइजेशन है वो वीक होगा, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ का जो सेक्रेशन हुआ है, जो एंजाइम्स का सेक्रेशन हो रहा है पेट में, वो पानी में घुल जाएगा। ओके, सो आपका जो डाइजेशन जो है वीक होगा। और एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ के वक्त अगर आप खाना खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन होगा, क्योंकि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी राइट नॉस्ट्रिल चलता है तभी आपको खाना खाना चाहिए, जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तभी आपको पानी पीना चाहिए। साथ ही ये ऑटोमेटिक भी है, जब आपको भूख लगती हो तब आप चेक करिएगा तो आप देखिएगा प्रॉपर कि राइट नॉस्ट्रिल चल रही है। जब आपको प्यास लगी हो तो आप देखिएगा इस वक्त आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है। ओके, सो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, राइट नॉस्ट्रिल का जो है ये आपके सर्दी को और इंडाइजेशन को क्योर करता है, और भी जो हीटिंग कूलिंग प्रॉपर्टीज़ की डिजीज़ है उनको ये क्योर करता है। बाद में हम लोग सीखेंगे सूर्य अनुलोम और सूर्य विलोम प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम, जो कि राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करता है, तो उससे ये सारी बीमारियां क्योर होती है। सेम उसी तरह जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में सर दर्द को क्योर करने की क्षमता होती है, और बुखार भी अगर रहे तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को लो करता है, क्योंकि ये कूलिंग प्रॉपर्टीज़ का है लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है। सो कभी भी अगर आपको सर दर्द हो तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही 21 बार सांस लेना है और छोड़ना है। तो इससे आपका जो सर दर्द है, नॉर्मल सर दर्द, ओके, ये चल जाएगा। ओके, या फिर उल्टे में आप ये भी देख सकते हैं कि जब आपको सर दर्द होता हो तो आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होता है उस वक्त। ओके, सो राइट नॉस्ट्रिल जब चलता है वो टाइम होता है सुबह उठने का और काम करने का। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चलता है तो वो टाइम होता है सोने का और रेस्ट लेने का या मेंटल वर्क करने का। राइट नॉस्ट्रिल जब आप सुबह कभी भी आराम से उठते हैं, आपको नींद अपनी तोड़नी नहीं पड़ती है, तब अगर आप चेक करिएगा आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलेगी। इसी के ऑपोजिट अगर आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपकी नींद नहीं पूरी हुई, आप आधे नींद में उठते हैं, तो आप देखिएगा आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है। ओके, सो राइट नॉस्ट्रिल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। राइट नॉस्ट्रिल फिजिकल वर्क के समय होना चाहिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए मेंटल वर्क के समय। राइट नॉस्ट्रिल का सांस का चलना आपको एक्सट्रोवर्ट बनाता है, बहिर्मुखी बनाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस का चलना आपको इंट्रोवर्ट बनाता है। ओके, बहुत लोगों की नाक की हड्डी आप देखिएगा घसकी हुई रहती है, मतलब एक जो नाक का छेद है वो बड़ा रहता है, ये छोटा रहता है। अगर आप नाक को पकड़ेंगे ऊपर से तो आपको पता चलेगा। तो उससे क्या है कि किसी किसी का राइट का जो होल है वो ज़्यादा बड़ा रहता है, किसी का लेफ्ट ज़्यादा होल बड़ा रहता है। तो जिस तरफ से आपका सांस चलता है उस तरफ का आपका नेचर हो जाता है। ओके, ये भी है, स्वर तभी भी चेंज होते हैं, बट जिस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस चलता है वो आपके नेचर को दर्शाता है। हाँ, आपकी जो नॉस्ट्रिल है हमेशा 90 मिनट्स में चेंज होती है। ये एक
सिंक्रोनाइजेशन है हमारा शरीर का प्रकृति के साथ। अगर 90 मिनट्स में आपका नॉस्ट्रल्स चेंज नहीं होता है, मतलब आपके अंदर अंदर कोई बीमारी है, इसके बारे में जब आपके ब्रीदिंग की और अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप जान पाएंगे। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। प्राणायाम के बारे में आप जानते हैं। ओके, सो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण प्लस आयाम। ओके, प्राणायाम मतलब प्राण का जो आयाम है, प्राण का जो लेंथनिंग है वो। तो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ हुआ लेंथनिंग ऑफ ब्रीदिंग, श्वास की लंबाई को बढ़ाना ही प्राणायाम है। हमारे यहाँ तो बुक सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं पतंजलि योग सूत्र और hatha yoga pradipika। पतंजलि योग सूत्र में साधना पद में 49वां श्लोक है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद इति प्राणायाम। मीन्स श्वास प्रश्वास मतलब इनहेल और एक्सेल का गति विच्छेद, मतलब इनहेल और एक्सेल के बीच में जो जगह है, जो सांस रुक जाती है, उसे प्राणायाम कहते हैं। ओके, ये पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। और hatha yoga pradipika में कहा गया है चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलं भवेत्। मीन्स अगर जब आपकी सांस चलती है तो आपका चित्त, जो आपका मन है, वो भागता है। जब हमारे सांस चलती है तो आपका माइंड भागता है। जैसे मैंने प्रैक्टिस के एंड में हमेशा मैं कहता हूँ कि आपके सांस की गति को देखिए। अगर आपकी सांस की गति शांत है तो आपका मन भी शांत है, आपका माइंड भी काम है। ओके, सो ये है चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलं भवेत् योगी स्थाणुत्वाप्नोति ततो वायु निरोधयत। मतलब योगी जो है अपने मन को स्थिर करने के लिए श्वास को रोकता है, इसे हम लोग प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के बारे में hatha yoga pradipika में ये कहा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमारा शरीर जो है ये 5 लेयर्स में एक्सिस्ट करता है। ठीक है, हम लोग जो हमारे बॉडी को देखते हैं वो अन्नमय कोश है, जो फूड से बना है, जिसमें डीएनए, सेल, टिश्यू, नर्व्स, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा शरीर जो है उसके ऊपर मनोमय कोश है, जो हमारे इमोशंस और फीलिंग्स जिसमें रहते हैं। ओके, और उसके बाद आता है प्राणमय कोश, जो हमारा ऑरा है, जो हमारे नाड़ीज और चक्र हैं, जो हम हमारे बात करते हैं 5 चक्र, 6 चक्र, 7 चक्र की। बॉडी में जो चक्र हैं, बॉडी में जो नाड़ी हैं, 72,000 नाड़ी हैं, 3.5 लाख नाड़ियाँ, ये प्राणमय कोश में एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकल बॉडी में नहीं करती। ओके, उसी तरह से विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। इनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, क्योंकि ये एडवांस योगिक स्टडीज़ के बारे में। तो हम लोग को मेन पढ़ना है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या है, देखिए, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जब उत्पन्न होती है तो वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है, हमारे मनोमय कोश में स्टार्ट होती है। ओके, हमारे दिमाग में कोई विचार आते हैं। विचार जब आते हैं, मान लीजिए गुस्सा है या आप उदास हैं या कुछ भी हैं, मान लीजिए आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आपको थॉट आया, आपके मन में लोभ आया, तो आपका जो मनोमय कोश है उस पर आती है सबसे पहले बीमारियाँ। उसके बाद जो ये मनोमय कोश का आपका थॉट है वो प्राणमय कोश पे इफेक्ट करता है। प्राणमय कोश पे कैसे इफेक्ट करता है, प्राणमय कोश पे इफेक्ट करता है कि जब भी आप इमोशन है, जब आप ज़्यादा गुस्सा हैं तो देखिएगा आपकी सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं। जब आप उदास होते हैं आपकी सांसें स्लो चलने लगती हैं। ओके, जब आप ज़बरदस्ती कुछ खा लेते हैं, ओके, तो आपकी सांसें देखिए, आप प्रॉपर मतलब सही से, आपका सही टाइम नहीं है फिर भी आप खा रहे हैं, मतलब राइट नॉस्ट्रिल नहीं चल रहा फिर भी आप खा रहे हैं। सो जब हमारे ब्रीदिंग में जो हमारे प्राणमय कोश है, जो हमारी ब्रीदिंग है वो प्राण से रिलेटेड है, जब प्राणमय कोश में डिसबैलेंस होता है तो वो डिसबैलेंस हमारे अन्नमय कोश तक पहुंचता है। कैसे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और जो लेफ्ट है वो पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करता है। तो इसी तरह से जब हमारी इस प्राण में जब हमारी सांस चेंज होती है तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में चेंज होता है, और जब हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में चेंज होता है तो हमारे फिजिकल बॉडी में चेंजेस आता है। ओके, तो हमारे फिजिकल बॉडीज में चेंजेस आते हैं जो कि बीमारी के रूप में उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम में मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, हीटिंग प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम और बैलेंसिंग प्राणायाम। हीटिंग प्राणायाम में आप लोगों ने उज्जयी किया है, एक ही दिन किया है। कपालभाति बॉडी में हीट बढ़ाता है। भस्त्रिका, 3 टाइप के हीटिंग प्राणायाम होता है। कूलिंग प्राणायाम में शीतली, शीतकारी, सदनता, चंद्र अनुलोम, चंद्र विलोम, वो सब एडवांस है, ये मैंने कुछ बेसिक प्राणायाम भी लिखे हैं। और उसके बाद बैलेंसिंग प्राणायाम जो है
वो है नाड़ी शोधन। तो इतने टाइप के प्राणायाम हैं जो आपको आगे करने हैं। मेन पॉइंट्स याद रखिए प्राणायाम का। आंखें हमेशा बंद रहेंगी। आंखें हमेशा बंद क्यों रहेगी? क्योंकि आंखें बंद रखने से आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आपका ध्यान पूरी तरह से आपके श्वास पे रहेगा। बॉडी शुड नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे जो प्राणमय कोश है, ओके, हमारे जो प्राणमय कोश है ये हमारे अन्नमय कोश से रिलेटेड है। अगर हमारा अन्नमय कोश हिलेगा, मतलब हमारा बॉडी हिलेगा, तो हमारा प्राणमय कोश भी हिलेगा। और प्राणमय कोश अगर हिलेगा तो मन कभी शांत नहीं होगा। ओके, सो प्राणायाम करते वक्त हमारा बॉडी हमेशा स्थिर होना चाहिए। मुद्रा अडॉप्टेड, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा अडॉप्टेड। मतलब हमारे जो बॉडी है उससे हमेशा एनर्जी का फ्लो होते रहता है, ठीक है। हमारे आईब्रो सेंटर से, हमारे टॉप ऑफ द हेड से, हमारे लिम्स से, हमारे हाथों के, हमारे फिंगर टिप्स से, और जो हमारे लोअर लिम्स से, हमारे पैर से, हमारे फीट से प्राण जो शक्ति है, जो हीलिंग वगैरह करते हैं, जो रेकी करते हैं, वो अच्छे से जानेंगे। जो प्राण का प्रवाह है वो हमेशा होते रहता है, ऊर्जा हमेशा निकलते रहती है। इसीलिए हम लोग बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं उन लोगों का, ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर आ सके। उसके बाद वो हमारे सर में हाथ रखते हैं तो एक सर्किट पूरा होता है प्राणा का, इसलिए पैर छुआ जाता है। तो मुद्रा इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है कि प्राणायाम करते वक्त हमारे बॉडी में जो ऊर्जा का संचार होता है वो बॉडी से बाहर की ओर ना निकले। ओके, ऊर्जा वापस लौट के हमारे शरीर में ही आए, या फिर ऊर्जा का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर हो। तो लास्ट पॉइंट आज का है थिंक एंड फील बियॉन्ड ब्रीदिंग। सो जस्ट आपको सांस के लेवल पे नहीं सोचना है कि आप राइट से सांस ले रहे हैं और लेफ्ट से सांस छोड़ रहे हैं। आपको प्राणा को भी फील करना है। जब आप राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो आपकी ईड़ा नाड़ी से प्राण का प्रवाह होता है। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं तो आपकी पिंगला नाड़ी से प्राण का प्रवाह होता है। तो इस बात को भी आपको नोटिस करना है। साथ ही आपको अपने मनोमय कोश, अपने मेंटल जो बॉडी है उसको भी फील करना है। ओके, सो इतना ही आपको बताना था। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझे पूछिएगा। मैंने प्रिपेयर किया था हड़बड़ी में, तो इसलिए अब टाइम का सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हमारे पास अभी भी 8 मिनट है। ओके, सो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे माइक ऑन करके। ओके, अगर कोई चाहे तो पूछ सकते हैं कुछ भी। किन्हीं को कुछ पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। ब्रीदिंग हमेशा नाक से ही करनी चाहिए। इसका पहला रीज़न ये है कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, प्लस जो म्यूकस होता है, तो कोई भी जब हम इनहेल कर रहे हैं तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पॉलन, कोई भी डस्ट जो है वो उसी में चिपक जाती है। ठीक है, तो वो आपके अंदर नहीं जा पाती फेफड़ों में। इसीलिए ब्रीदिंग हमेशा नाक से ही करना जरूरी है। सबसे मेन रीज़न यही है। नेक्स्ट। हम हम्म ये एक, हाँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब थ्रोट के अंदर फैट बढ़ जाता है, स्लीप एपनिया बोलते हैं इसको। तो जब बॉडी वेट बहुत बढ़ जाता है, हाँ, तो एक मिनट, माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो, 1 मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि उससे क्या होता है कि सांस रुक जाती है। उसका यही है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना होगा, तो आपका जो पैसेज हो क्लियर रहे। ये एक ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। और कोई कुछ पूछेंगे? ये दूसरी चीज़ देखिए। जब हम लोग किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन, मतलब मेंटल तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही चलना चाहिए पहला। अगर आप डरे हुए हैं ना तो पहले इमोशन को देखिए। आपका डर है, डर की वजह से जो आपका ब्रीदिंग है ना, वो ब्रीदिंग पहले फास्ट चलने लगता है।
जब भी कभी भी आप डरते हैं, मान लीजिए आप अचानक से कहीं चल रहे हो, आप अचानक स्लिप होकर के गिरने वाले हो और आप मतलब बच गए, तो आपका ब्रीदिंग भी बढ़ जाता है और आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहले आपको ब्रीथ को कंट्रोल करना है उस वक्त। जब आप ब्रीथ को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डर चल जाएगा, आपको पानी भी पीना नहीं पड़ेगा। बस। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? 5 मिनट है हमारे पास। ब्रीदिंग रिलेटेड, प्राणायाम रिलेटेड, आसन रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। डाउट्स को क्लियर करिए। हाँ सर, बोलिए। हम्म। हम्म। देखिए, कोविड तो नई बीमारी है, इसका उतना टेक्निकल नॉलेज है नहीं, बट कोई भी सर्दी में, या आप जो बोल रहे हैं कि किसी भी करवट सोते हैं तो आपका नॉस्ट्रिल खुलता है ना, वो मैकेनिज्म ही वैसा है। अगर आप दाईं करवट सोते हैं तो आपका लेफ्ट खुलेगा, अगर आप बाईं करवट सोएंगे तो आपका राइट खुलेगा, आपका बॉडी का मैकेनिज्म ही वैसा है। तो इससे जो एलर्जी से नॉस्ट्रिल ब्लॉक होते हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जल नीति करिए। जो एक नीति पॉट में हम लोग इधर से पानी डाल के इधर निकालते हैं, सॉल्ट वाटर रहता है। या फिर सूत्र नीति करिए जो कैथेटर डालते हैं। या फिर आप नाड़ी शोधन करके दोनों नोस्ट्रिल अगर बैलेंस रखिएगा तो आपका जो है फ्लो बना रहेगा ब्रीथ का। यही कर सकते हैं। बट नीति, जल नीति बेटर है नॉस्ट्रल एलर्जी के लिए। क्योंकि लास्ट 2 मिनट से कोई कुछ पूछेंगे तो पूछ लीजिए। ईटिंग देखिए, ज़्यादा नहीं खाना है, बस आपको नॉर्मल डाइजेशन आपको जितना हो उतना ही खाना है। आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। आप देखिए, कुछ भी खाइए, दिन में 3 टाइम खाइए। आप नॉनवेज खाइए, मीठा खाइए, जो भी खाना है खाइए, बट दिन में 3 टाइम खाइए। जब आपका राइट नोस्ट्रिल चलता हो तब खाइए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी खाते हैं, चनाचूर खा लिए, समोसा खा लिए, तो वो सब जो है वो बेकार है, वो बॉडी में हार्म करता है आपका बॉडी के पैटर्न से। और मेन जो खाने का मेन टाइमिंग है वो है कि सुबह जब सूरज उगता है तब आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, जब सूरज टॉप ऑफ द एट हो, मतलब 12 बजे आपको लंच कर लेना चाहिए, और सूरज डूबने के पहले डिनर कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो सूरज के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सब आयुर्वेद का है फंडामेंटल्स। थैंक यू। लास्ट 3 मिनट्स। और कोई डाउट? हम्म। ये प्रॉब्लम है, ये तो डिसऑर्डर है, ब्रीदिंग का डिसऑर्डर है। आप खुद से अगर नहीं कर रहे तो ब्रीदिंग का डिसऑर्डर है। आपको ये चेकअप कराना होगा। हाँ, एक मुद्रा है सिंह गर्जनासन, अगर आप जानते हैं। जो टंग को बाहर निकाल के हा करते हैं ना, इससे जो है खर्राटे लेने की जो प्रॉब्लम है ना वो भी दूर होती है, और आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं उससे भी ये ठीक होता है, और थायराइड के लिए भी अच्छा है। सिंह गर्जनासन, हाँ, हम कभी आपको दिखा देंगे, या फिर आप यूट्यूब में। हाँ। हाँ, बहुत बहुत जोर से, हाँ बहुत जोर से। और जो दृष्टि है आईब्रो सेंटर पे ऊपर देख के करना पड़ता है। ठीक है, कभी हम इसका वीडियो बनाएंगे या आपको डेमो दे देंगे वीडियो कॉल पे। थैंक। हाँ हाँ, शेयर कर देंगे जरूर। जरूर ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू। ये पूरा वीडियो शेयर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, तो चलता हूँ। कल फिर प्रैक्टिस होगा, ठीक है। कल से फिर से प्रैक्टिस होगा। और कल से प्राणायाम प्रैक्टिस होगा, जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो सब याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। धन्यवाद।